गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत इजी चैप्टर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको पूरे नंबर स्कोर करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, CNAG of India plays a key role in the functioning of Financial Committee of Parliament and State Legislature. He has come to be recognized as a friend, philosopher, and guide of the committee. In view of the above, you are required to list down role of CNAG. ओके, देखिए क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने देखा था क्या थी, फाइनेंशियल कमेटी होती है जो क्या करती है, फाइनेंस वाली चीज़ों को क्या करती है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करती है, अपने ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन या फिर उनकी दूसरी कुछ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनको डिस्चार्ज करती है। अब ये पूछ रहे हैं कि हमारी CNAG का उसमें क्या, CNAG का उसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले देखिए, जो फाइनेंशियल कमेटी की जो वर्किंग्स होती है वो हमारी जो CAG की रिपोर्ट होती है उसके है ना अकॉर्डिंग होती है। मतलब हमारी जो कमेटी है उनकी जो वर्किंग्स है, उनकी जो वर्किंग्स है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी CNAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो एक तो उसका जो स्क्रूटनाइज करना, उसको इवेल्युएट करना, राइट। उसमें क्या करता है, अगेन CAG क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। क्या करता है, CNAG उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। अब ध्यान रखना, इसके साथ में जो मिनिस्ट्री होती है या फिर जो दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री या फिर जो दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन, राइट, अदर इन्फॉर्मेशन या फिर नोट्स वगैरह भी क्या करती है, इन कमेटी को सबमिट करती है। क्या करती है, इन कमेटी को सबमिट करती है। उनको स्क्रूटनाइज करने में, उनको स्क्रूटनाइज करने में भी क्या करती है, CNAG क्या करती है, हेल्प करती है। उनको स्क्रूटनाइज करने में भी क्या करती है, CNAG हेल्प करती है। एक और चीज क्या होती है, ये जो रिपोर्ट या फिर जो अदर जो नोट्स वगैरह जो फाइनेंशियल कमेटी क्या करती है, जिनको एनालाइज करती है, उनको एनालाइज करने के बाद क्या करती है कमेटी, ऑब्जर्वेशन और अपने रिकमेंडेशन, और अपने जो रिकमेंडेशन वगैरह होते हैं वो क्या करती है, सबमिट करती है। क्या करती है, सबमिट करती है। कहाँ पे, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। कहाँ पे, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये जो है ना फंक्शन होते हैं उनको भी डिस्चार्ज करने में क्या करता है, CNAG क्या करता है, अगेन उनको हेल्प करता है। क्या करता है, उनको हेल्प करता है, राइट। देखिए, पहला तो इनकी जो वर्किंग्स होती है वो CNAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होती है। दूसरा, इनको मिनिस्ट्री और जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां से भी इनको क्या मिलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। देखिए, वो भी क्या करते हैं, इन कमेटी को कुछ नोट्स सबमिट करते हैं। उन नोट्स को स्क्रूटनाइज करने में CNAG क्या करता है, असिस्ट करता है, राइट। अब देखिए, ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल कमेटी क्या करती है, अपने ऑब्जर्वेशन और सजेशन ना रिकमेंडेशन देती है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। उनको भी है ना डिस्चार्ज करने में क्या करती है, CNAG उनको भी है ना डिस्चार्ज करने में CNAG क्या करती है, असिस्ट करती है, राइट। साथ में ध्यान रखना, किस लेआउट में या फिर किस फॉर्म में ये सजेशन या फिर रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए पार्लियामेंट वगैरह में है, उसमें भी CNAG क्या करता है, उनको असिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लास्ट की दो लाइन देखना हमेशा अच्छी बात होती है कि क्वेश्चन क्या चीज के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार अपन इसकी भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट डील्स विद सच मैटर्स, आउटलाइन इट्स मेन फंक्शन। तो चलिए, अब इससे एक बहुत अच्छा आपको है ना चीज हेल्प हो जाती है कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किसका है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, कुछ है ना एक्शंस दिए हुए होंगे, वो बताते हैं कि ये एक्शंस कौन लेता है या ये किसके काम है। हमको पहले तो वो बताना, फिर उसके क्या करना है, मेन फंक्शन बताना, क्या करना है, उसके मेन फंक्शंस बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, PGC एंड एसोसिएट आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ BNPC लिमिटेड PSU इन अ पब्लिक सेक्टर। ओके, ये एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग क्या होगी, 51% या उससे ज्यादा होगी, या फिर एनीवे वो क्या है, PSU क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है।
It is engaged in building large size thermal power station to accelerate development of a power sector in the country. Okay, वो power sector में क्या करता है, काम करता है. One of the financial committee of parliament has decided to examine its physical and financial performance. ओके तो सबसे पहले तो कमेटी क्या करती है, उसका फिजिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करी. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करें मतलब उसका जो फाइनेंशियल डेटा है सबसे पहले क्या करती है, उसको इवैल्यूएट करिए, उसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस देख रही है, साथ में उसका फिजिकल परफॉर्मेंस वगैरह देख रही है. राइट, उसने अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है या फिर जो कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह है वो क्या करती है, उसका भी उसके बेसिस पे क्या कर रही है, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है. ये कमेटी क्या कर रही है, एक तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रही है, एक उसका फिजिकल परफॉर्मेंस देख रही है. It has also examined audit findings of CNDG in respect of which action is yet to be taken by the said PSU. The committee also proposed to include in its report performance of the company in various operational matters. ओके तो ये देखिए कमेटी क्या कर रही है, एक तो उसके अकाउंट्स वगैरह को देख रही है. राइट, एक तो उसके क्या कर रही है, अकाउंट्स वगैरह को देख रही है. साथ में जो सीएनडीजी की ऑडिट रिपोर्ट है ये क्या कर रही है, उसको भी देख रही है, सीएनडीजी के ऑडिट रिपोर्ट को भी देख रही है. साथ में उसके जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, राइट, उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को भी क्या कर रही है, वो कंसिडर कर रही है. राइट, उसमें एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वगैरह देख रही है. साथ में उसमें देख रही है ये स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे है ना, उसको है ना परफॉर्म किया या नहीं किया. राइट, या फिर जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स वगैरह होते हैं क्या ये उसके अकॉर्डिंग किया या नहीं किया. राइट, तो देखिए ये सारा काम कौन करता है, तो कमिटी ऑन, कौन सी है, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. राइट, जो सीओपीयू थी. राइट, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. राइट, ये क्या है काम उसका है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. वो क्या करती थी, उस कंपनी के अकाउंट्स देखती थी, उस कंपनी के रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट देखती थी, उसके ऑपरेशनल है ना परफॉर्मेंस वगैरह भी क्या कंसीडर करती थी. साथ में जो एस्टिमेट कमेटी वगैरह होती थी उनके जो फंक्शंस होते थे अगर वो यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दिए तो वो क्या करती थी, उनको भी कंसीडर करती थी. और ध्यान रखना वो क्या करती थी, इन डिपार्टमेंट्स का क्या करती थी, कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करती थी. क्या करती थी, कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करती थी. राइट, देखिए ये क्या करती है, एक तो उसके रिपोर्ट्स अकाउंट्स देखती है, एक सीएजी की रिपोर्ट देखती है, एक उसकी क्या देखती है, whether the business is being managed in with the sound business principles and the prudent commercial practices and consider their efficiency. Right, और ये क्या बोलता है, to exercise the function as vested in the PSC or the estimate committee. और ये क्या करती है, इन एंटिटी का क्या करती है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करती है. सभी एंटिटी का कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल नहीं होता है, उन्हीं एंटिटी का कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल होता है जिसका सिलेक्शन कौन करता है, ऑडिट बोर्ड करता है. राइट, उनका क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी भी लास्ट की 2 लाइन देखते हैं फिर ये क्वेश्चन पूरा करते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टाइप एंड नेचर ऑफ ऑडिट बीइंग परफॉर्म बाय ऑफिस ऑफ सीएनडीजी ऑफ इंडिया. ओके तो सबसे पहले पूछा है कि आप किस टाइप की ऑडिट कर रहे हो, अपन किस टाइप की ऑडिट कर रहे हैं, क्या हम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं, क्या हम फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, क्या हम कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल कर रहे हैं, क्या हम कंप्लायंस ऑडिट कर रहे हैं. हम सबसे पहले तो किस टाइप की ऑडिट कर रहे हैं, टू होम रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट वाज लाइकली टू हैव बीन सबमिटेड. ओके, और ये रिपोर्ट किसको सबमिट होगी, ये रिपोर्ट किसको सबमिट होगी. चलिए क्वेश्चन देखते क्या है. देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ओके, हम किसकी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, तो ये किसको सबमिट होगी, एक तो गवर्नर को सबमिट होगी. किसको होगी, गवर्नर को सबमिट होगी. वो कहाँ पे सबमिट करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. कहाँ सबमिट करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द ऑफिसर ऑफ सीएनडीजी ऑब्जर्व दैट प्रिस्क्राइब्ड लॉ इन द स्टेट हेलो हेलो हाँ अब आवाज बराबर है. चलिए तो हाँ तो अपन क्या देख रहे थे, अपन ने क्या देखा था, सीएनडीजी ऑब्जर्व दैट प्रिस्क्राइब लॉ इन द स्टेट डिफाइंड द फ्लैट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया इन द प्रीमाइस. ओके, तो इन 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या होता है, डिसाइड होता है कि वो फ्लैट है या नहीं. पहला क्या है, ड्वेलिंग यूनिट्स एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट. एंड दूसरा क्या है, बिल्डिंग्स विद अ टोटल एरिया सरपासिंग अ टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट. ओके,
तो इन दो बेसिस पे क्या होता है, कंसीडर किया जाता है कि फ्लैट है या नहीं। अब आगे क्या बोलता है, however it was noted that during the audit that the relevant database did not include a column for entering the area of the building। तो देखिए एक लिमिट क्या थी, बिल्डिंग का जो टोटल एरिया है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि फ्लैट है या नहीं। और जब हम ऑडिट कर रहे थे, जब हम उसके डेटाबेस की ऑडिट कर रहे थे, तब हमको उसके डेटाबेस में क्या मिला, एक लूप होल मिला, एक हमको डेफिशिएंसी मिली, क्या कि वहां पे एरिया को लेके कोई कॉलम नहीं था, राइट। मतलब एरिया की डिटेल उस डिपार्टमेंट उससे है ना पीएसयू के पास एरिया को लेके कोई डिटेल नहीं थी। तो जब एरिया को लेके डिटेल नहीं थी तो आपने कैसे कंसीडर किया कि वो फ्लैट है या नहीं, पहली बात, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंटली a certain number of buildings were identified as flat even though they had a fewer dwelling units than the threshold limit. In the absence of data regarding the area, the audit team directed physical verification of these flat. तो यहाँ पे ऑडिट टीम ने क्या बोला, उन फ्लैट का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का बोला, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एरिया, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एरिया, एरिया के लिए क्या किया, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने का बोला होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन कंफर्म दैट these buildings were incorrectly classified as flat रिजल्टिंग इन द डिपार्टमेंट अंडर कलेक्टिंग वाटर चार्जेस। ओके, तो जब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन बताया गया, किया गया, तब पता चला कि क्या था कि इन बिल्डिंग्स को इनकरेक्टली है ना एज ए फ्लैट कंसीडर किया है, जिससे कि क्या हुआ है, वाटर चार्जेस कम रिसीव हुए, मतलब गवर्नमेंट को अल्टीमेटली क्या हुआ है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है। अब ये पूछा कि आइडेंटिफाई टाइप एंड नेचर ऑफ ऑडिट बीइंग कंडक्टेड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉ एंड रेगुलेशन से क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, देख रहे हैं उसका डेटा है क्या, वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उसका एक्शन एज पर लॉ एंड रेगुलेशन है या नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस ऑडिट। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लायंस ऑडिट, राइट। दूसरा ये ऑडिट किसको सबमिट होगी, गवर्नर को, जो कहाँ सबमिट करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। कौन सा बोलता है, आर्टिकल 151। दूसरे ने क्या बोला, नेचर ऑफ ऑडिट। तो पहला तो क्या है, कंप्लायंस ऑडिट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस है या नहीं है। कंप्लायंस ऑडिट में बेसिकली दो चीज को डील करी जाती है, एक तो रेगुलेटरी, रेगुलेटरी में अगेन हम देखते हैं लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस। और फिर मैं आपको क्लियरली बोला था पीएसयू में, पीएसयू के केस में ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वाला तो हमेशा कहना कंसेप्ट रहेगा ही रहेगा, राइट। प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्या साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के एक्शंस है या नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है, वहां पे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है। देखिए एक तो रेगुलेटरी, वो क्या बोलता है, adherence of the subject matter to the formal criteria emanating from relevant law, regulation or agreement applicable to the entity। दूसरा क्या बोल रहा है, propriety, observance of a general principles governing sound financial management and the ethical conduct of public officials, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इसकी भी लास्ट की दो लाइनें देखें एक बार, चलिए देखते हैं। देखिए, व्हाट आर लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच परफॉर्मेंस ऑडिट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिट क्राइटेरिया डिस्कस्ड, हाउ दिस कैन बी डिटरमाइंड इन अबव केस। ओके, सबसे पहले तो पूछा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मुझे बताइए परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे आप बताइए। और साथ में बता रहा है ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट क्राइटेरिया बता रहा है कि ऑडिट क्राइटेरिया क्या है, राइट। ऑडिट क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहा है। गवर्नमेंट के केस में ऑडिट क्राइटेरिया नॉर्मली कहाँ से डिसाइड होगा, ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है, जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करते हैं कि क्या उसने डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया, राइट। या फिर क्या है ना, सब्जेक्ट मैटर एज पर ऑडिट क्राइटेरिया है या नहीं। तो ऑडिट क्राइटेरिया कहाँ से मिलेगा, जो गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, या फिर जो उसके जो मैनुअल्स है, या फिर जो उसके जो सर्कुलर्स है, या फिर जो गाइडलाइंस है, राइट, या फिर कोई नोटिफिकेशंस वगैरह है, या फिर जो रिसर्च पेपर्स वगैरह, या फिर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, या फिर जो सिमिलर इंडस्ट्री वगैरह है, वहां से हमको क्या मिलेगा, ऑडिट क्राइटेरिया मिलेगा, वहां से हमको क्या मिलेगा, ऑडिट क्राइटेरिया मिलेगा, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच परफॉर्मेंस ऑडिट, जो हम ऑडिट कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर इसके रिगार्डिंग में ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, राइट। तो देखिए क्वेश्चन देखते क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर is a major reform initiative of the government of India to ensure better and timely delivery of a benefit from government to people. It marks a paradigm shift in the process of delivering benefit like a wage payment, fuel subsidy, food grain subsidy, etc. directly into the bank account of beneficiary, removing leakage and enhancing financial inclusion. The Office of CNDG of India is likely to undertake a performance audit
for a block of years in a state of some selected social security pension scheme and a scholarship scheme under DBT. What are likely to be objective of such performance audit? तो चलिए पहले इस केस को थोड़ा सा सिंपल सा 2 मिनट में फटाफट समझते हैं क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। क्या निकाली गवर्नमेंट ने? एक स्कीम निकाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में क्या होता है, जो बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है पीपल्स को, राइट, जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है पीपल्स को, राइट, वो जो बेनिफिट में जो फंड ट्रांसफर होता है, बेनिफिट में जो फंड ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डायरेक्टली क्या होगा, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए गैस सब्सिडी, जैसे कि मान लीजिए गैस सब्सिडी, या फिर मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, गवर्नमेंट कुछ पेमेंट कर रही है किनको, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको क्या कर रही है, कुछ पेमेंट ट्रांसफर कर रही है, राइट, फंड ट्रांसफर कर रही है फॉर देयर बेनिफिट। तो इस स्कीम में क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट वाले है ना, ट्रांसफर वाले स्कीम में क्या होगा, इसमें जो फंड ट्रांसफर होगा, इसमें जो फंड ट्रांसफर होगा वो जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्टली क्या होगा, फंड ट्रांसफर होगा, उसके अकाउंट में क्या होगा, डायरेक्टली फंड ट्रांसफर होगा। इसका पर्पज क्या है, डीबीटी का पर्पज क्या था गवर्नमेंट को लाने का, इसका पर्पज क्या था, एक तो फाइनेंशियल लीकेज रोकना है, राइट, फाइनेंशियल लीकेज रोकना है, और दूसरा क्या है, टाइमली पेमेंट हो जाए। दूसरा क्या है, टाइमली पेमेंट हो जाए, किसको, जो बेनिफिशियरी है उनको। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। क्या जो पीएसयू है, राइट, क्या उनके पास प्रॉपर डेटा है इन रिलेशन टू द बेनिफिशियरीज, राइट। सबसे पहले बेनिफिशियरी के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। सेकंड क्या है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी, राइट, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि सही बेनिफिशियरी को है ना क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, टाइमली बेसिस पे है ना ट्रांसफर हो रहा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। क्या डुप्लीकेशन वहां पे नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी होना चाहिए। साथ में हम क्या करेंगे, डीबीटी का ओवरऑल क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। चलिए देखते क्या दिया हुआ है। देखिए, लाइकली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ CNAG ऑफ इंडिया। देखिए, whether proper planning and process were in place to capture data of beneficiary under the above schemes, right। तो सबसे पहले तो बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। Whether necessary steps were taken for implementation of DBT like preventing delay in payment to the intended beneficiary, मतलब टाइमली पेमेंट, एंड फिर क्या है, टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट पिलफरेज, पिलफरेज नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, एंड टू इंश्योर डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड, राइट। एंड लास्ट वन, whether the infrastructure, organization and management of DBT were adequate and effective। फिर बताता हूँ ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट क्राइटेरिया के बारे में बताना है। देखिए, ऑडिट क्राइटेरिया आर स्टैंडर्ड यूज्ड टू डिटरमाइन whether a program meets or exceeds expectation. It provides a context for understanding the result of the audit. Audit criteria reasonable, attainable standards of performance against which economy, efficiency, effectiveness of the program and effective can be assessed, right। मतलब परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, राइट। मैंने बोला था फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस क्या होता है, डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे अचीव होना चाहिए, इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। कैसे अचीव होना चाहिए, इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली, राइट। तो हम यहाँ पे ऑडिट क्राइटेरिया क्या देखते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, राइट, स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके बेसिस, जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करते हैं। वो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ध्यान रखना है, अचीवेबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। और वो स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैनुअल, सर्कुलर्स, गाइडलाइन, रिसर्च पेपर, एक्सपर्ट ओपिनियन, अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, राइट। इन सबसे हमको क्या मिला, फिर जो सिमिलर इंडस्ट्री जो डेटा यूज करती है उसके बेसिस पर हमको क्या मिलेंगे, ऑडिट क्राइटेरिया मिलेंगे, राइट। कहाँ से मिलेंगे, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैनुअल, गाइडलाइन, गाइडलाइन ऑफ स्कीम ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, जनरल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन ऑडिट क्राइटेरिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNAG of India plays a key role in functioning of a financial committee of a parliament and state legislature. Therefore, he has come to be recognized friend, philosopher, and guide of a committee. Discuss how such a role is ensured in practice. Also, briefly discuss the function of estimate committee of a parliament. देखिए, पहला वाला क्वेश्चन तो रिपीटेड, अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था
तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसी का रिपीट है। ये देखिए, ये तो पहला तो उसी का रिपीटेड है, राइट। अभी अपन को पूछा है फंक्शंस ऑफ एस्टिमेटर कमिटी। ये देखिए एक नया पॉइंट अभी ऐड किया गया, नया पॉइंट अभी ऐड किया गया, क्या है देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट विच कुड नॉट बी डिस्कस इन डिटेल बाय कमिटी, रिटर्न आंसर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसर्न एंड द आर समटाइम इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। ये किसकी बोलता है, ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला था, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, याद है, ऑडिट रिपोर्ट 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला इंट्रोडक्टरी, जहाँ पे जनरल वर्किंग्स होती है, रिजल्ट्स ऑफ द जनरल वर्किंग्स। दूसरा क्या होता है, रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल टेकन अप बाय द ऑडिट बोर्ड। तीसरे में क्या होता है, जो ध्यान रखें, सीएनजी बोलता है इन द मैनर in which the audit has to be carried out of the company and the special direction which need to be complied by the auditor of CNAG, right। तीसरा पार्ट वो होता है। चौथा पार्ट कौन सा होता है, जिसको अप्रेजल पे ना ऑडिट बोर्ड ने नहीं लिया था, जो दूसरे डिपार्टमेंट है, अगर वहां पे कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो क्या होता है, वो उस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट होता है, राइट। तो ये उसकी बात कर रहा है, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनसे क्या होता है, रिटर्न आंसर लिए जाते हैं, उन्होंने क्या एक्शंस वगैरह लिए होते हैं, हम क्या करते हैं उनको एनालाइज करते हैं, अगर हमको जरूरी लगता है, अगर लगता है सिग्निफिकेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट जो सबमिट होती है हम क्या करते हैं, उस चीज को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो उसमें अगेन क्या करता है, सीएनएजी उनको क्या करता है, असिस्ट करता है। हाँ, अब अपन कहाँ देखे थे, एस्टिमेट्स कमेटी के फंक्शन। एस्टिमेट्स कमेटी के फंक्शंस देखिए बड़ा इजी है, क्या याद कराया था, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो प्रेजेंट करती है कुछ एस्टिमेट्स, वो क्या क्या अचीव करने वाले, वो क्या क्या चीजें अचीव करने वाली है, राइट। जैसे कि वो फ्री बिजली देने वाली है, राइट, या फिर एजुकेशन का जो सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर का जो परसेंटेज है वो बढ़ाने वाली है, किस तरीके से बढ़ाएगी, राइट, या फिर वो किस तरीके से है ना इकोनॉमी में ग्रोथ करेगी तो क्या करती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगी तो क्या करती है, कुछ एस्टिमेट्स देती है, क्या करती है, कुछ एस्टिमेट देती है। एस्टिमेट के साथ में क्या देती है, पॉलिसी देती है, किस तरीके से एस्टिमेट को अचीव किया जाएगा, किस तरीके से उस एस्टिमेट को अचीव किया जाएगा। तो एस्टिमेशन कमेटी इस केस में क्या करती है, सबसे पहले एस्टिमेट को क्या करती है, एनालाइज करती है, क्या करती है, एस्टिमेट को एनालाइज करती है कि उसके क्या बेनिफिट्स है, राइट, उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसमें क्या एक्सपेंस है ना इंक्लूडेड है, क्या कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है ना उससे बेनिफिट होंगे, राइट, उसमें जो पॉलिसी दी हुई है, राइट, उसमें जो पॉलिसी दी हुई है क्या वो डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव देगी या नहीं देगी। तो सबसे पहले तो एस्टिमेट कमेटी क्या करती है, उस एस्टिमेट को असेस करती है, साथ में क्या करती है, जो अल्टरनेट पॉलिसी होती है, राइट, दैट कैन गिव द सिमिलर रिजल्ट, वो क्या करती है, अल्टरनेट पॉलिसीज को भी क्या करती है, कंसीडर करती है। फिर ध्यान रखना, ऑफ कोर्स मनी की रिक्वायरमेंट तो होगी, मनी की रिक्वायरमेंट तो होगी, किसी भी एस्टिमेट को अचीव करना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, मनी की जरूरत होगी। तो जो मनी जो लेड आउट होगा, जो कंसोलिडेटेड फंड से जो मनी लेड आउट होगा वो क्या करेगी, उस मनी को भी एनालाइज करेगी, राइट, वेदर दैट इज एडिक्वेट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट और नॉट, या कोई एक्सेस है ना, मनी लेड आउट तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेगी, जो फंड है ना लेआउट होने वाला है वो क्या करेगी, उसको एक तो है ना रिव्यू करेगी। एंड लास्ट वन वो क्या करेगी, ये जो एस्टिमेट है किस फॉर्म में पार्लियामेंट में सबमिट होने चाहिए वो क्या करेगी, वो भी बताएगी, राइट। जो एस्टिमेट है किस फॉर्म में पार्लियामेंट में सबमिट होने चाहिए, एस्टिमेट क्या करती है वो भी बताती है, राइट। अब ध्यान रखना, एस्टिमेट कमेटी के पास कोई भी अप्रूवल देने का राइट नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है या फिर सिर्फ अपने कमेंट्स दे सकती है। अप्रूवल देने का या फिर किसी अप्रूवल को अगर वापस डिनाई करने का राइट, उसको डिनाई करने का या फिर उसको कैंसिल करने का राइट एस्टिमेट कमेटी के पास नहीं होता है। देखिए, फंक्शंस ऑफ एस्टिमेट कमेटी to report what economy, improvement in organization, efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimate may be affected, right। एस्टिमेट से क्या क्या बेनिफिट होने वाले, सबसे पहले तो क्या करती है, उस पर रिपोर्ट करती है। टू सजेस्ट अल्टरनेट पॉलिसी, वो क्या करती है, अल्टरनेट पॉलिसी सजेस्ट करती है। एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट, राइट, वो देखिए कि जो मनी जो लेआउट हो रहा है, राइट, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट, क्या वो रिक्वायर्ड से ज्यादा तो नहीं है। एंड लास्ट वन, suggest the form in which estimates shall be presented to parliament, right। देखिए अपन ये चैप्टर बड़े आराम से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन आता तो हमको पूरे नंबर लेके आए। देखिए सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट है, और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट है, ना ही कोई दूसरे नॉन रेगुलेशन से कोई है ना लिंक हो रहा है, ना ही कोई स्टैंडर्ड से लिंक हो रहा है, कुछ भी लिंक नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, ये रिपीटेड है, मैंने अभी आपको यही रिपोर्ट समझाई है। देखिए क्या क्वेश्चन है, The report of CNAG of India on the audit of PSU are presented to the Parliament। एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, the report of CNAG of India on the audit of PSU are presented to Parliament
and to various state legislature to facilitate proper consideration. Enumerate the contents of audit report presented by CNDG. तो सबसे पहले तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है जिसमें क्या होती है, एंटिटी की क्या होती है, जनरल वर्किंग्स के क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो उसकी क्या होती है, रिजल्ट ऑफ जनरल वर्किंग्स उसकी होती है। दूसरा हमने क्या बोला था, ऑडिट बोर्ड क्या करती है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करती है कुछ एंटिटीज का, तो उसके भी रिजल्ट्स क्या होते हैं इस रिपोर्ट में इंक्लूड होते हैं। वो किस में होते हैं, सेकंड पैरा में। थर्ड पैरा में क्या होते हैं, जो सीएनडीजी स्पेशल डायरेक्शन वगैरह देते हैं या फिर बताते हैं इन द मैनर इन विच ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, राइट, उसकी जो रिपोर्ट होती है, राइट, वो कहाँ होती है, थर्ड पैराग्राफ में होती है, उसकी रिपोर्ट कहाँ होती है, थर्ड पैराग्राफ में। एंड चौथे पैराग्राफ में कौन सी होती है, ऐसी एंटिटी जिसका ऑडिट बोर्ड ने कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल नहीं किया, ऐसी एंटिटी के कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स वगैरह है, राइट, दैट माइट रिक्वायर अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट। पहले में क्या होता है, जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट। दूसरे में क्या होता है, ऑडिट बोर्ड जिसका कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करती है उसके रिजल्ट्स। तीसरे में क्या होता है, रेज्यूमे ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड टू them under the direction issued by CNDG and that of the comments on the accounts of government companies. And last one, significant result of the audit of the undertaking not taken up for appraisal by the audit board, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, XYZ and company, a CA firm, was appointed by CNDG to conduct a comprehensive audit of ABC public undertaking. CNDG advised to cover areas such as investment decision, project formulation, organization effectiveness, capacity utilization, management of equipment, plant and machinery, production performance, use of material, productivity of labor, idle capacity, cost and price, material management, sales and credit control, budget and internal control system, etc. Discuss stating the issue examined in the comprehensive audit. देखिए कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में हम क्या करते हैं, एक एंटिटी की कंप्लीट ऑडिट करते हैं, उसकी स्टार्ट से लेके उसकी एंड तक, राइट, उसकी स्टार्ट से लेके उसकी एंड तक हम कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल में क्या करते हैं, उसकी कंप्लीट ऑडिट करते हैं। हम उसमें उसकी परफॉर्मेंस और प्रॉपर्टी ऑडिट भी उसके साथ में ही कर लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में, राइट। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, डिस्कस स्टेटिंग द इश्यू एग्जामिन द कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में बता रहा है कि हम क्या क्या इश्यू एग्जामिन करते हैं। तो अपन ने क्या बोला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट से शुरू कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, क्या वो इफेक्टिव है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग देखेंगे, राइट। हम प्रोजेक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे, राइट। क्या प्रोजेक्ट में कोई इनएफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है, राइट। क्या प्रोजेक्ट में कोई लूप होल वगैरह तो नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक बार प्रोजेक्ट कर दिया तो प्रोजेक्ट में कैपिटल दिया हुआ, राइट। प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या दिया होगा, कैपिटल दिया होगा, कैपिटल रिक्वायर्ड, राइट। सबसे पहले क्या दिया होगा, कैपिटल रिक्वायर्ड के बारे में दिया होगा। तो हम सेकंड चीज कौन सा इश्यू एड्रेस करेंगे, कैपिटल वाला, राइट। सबसे सेकंड हम कौन सा इश्यू एड्रेस करेंगे, कैपिटल वाला। उसमें क्या कैपिटल लगी है, जो कैपिटल लगी है क्या वो जो गिवन जो है ना लोन, जो गिवन जो ऑर्डर था, क्या कैपिटल उसके अकॉर्डिंग लगी, क्या कैपिटल उससे ज़्यादा है। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंसीडर करेंगे और कॉस्ट कैपिटल के साथ में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, क्या डिजायर्ड रिटर्न अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या डिजायर्ड रिटर्न अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। हम साथ में वो भी देखेंगे। उसके बाद एक बार हम कैपिटल से आगे तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन में ध्यान रखना, जो रॉ मटेरियल का जो एक्विजिशन है, रॉ मटेरियल का जो एक्विजिशन है, उससे जो फिनिश प्रोडक्ट का जो ट्रांसफर है, राइट, जो फिनिश प्रोडक्ट का जो ट्रांसफर है, हम वहां तक कंप्लीट उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना जो मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग बोली है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को भी कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को भी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोडक्शन वाले जो कंसीडर कर रहे हैं एलिमेंट को, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान है, राइट। ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान है, हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, राइट। अपन ने कॉस्टिंग में देखा था जैसे यूज से प्रोडक्शन प्लान वगैरह होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान देखेंगे, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है, क्या उससे डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसमें वेस्टेज लेवल, राइट, एक्सपेक्ट
जो एक्सेप्टेड है उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्लान देखें क्या वो ऑप्टिमम है या नहीं है, राइट, क्या वो रिसोर्सेज का एडिक्वेटली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान को देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है क्या उसका एडिक्वेट मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, क्या उसका एडिक्वेट मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कंपनी ने कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है या नहीं ले रखा है, राइट। फिर ध्यान रखना, अगर हमको कंटिन्यूस बेनिफिट चाहिए, अगर हमको कंटिन्यूस बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। तो क्या कंपनी ने अप्रोप्रिएट पॉलिसी बना रखी है, R&D के क्या है ना रिजल्ट्स आए हैं, क्या वो है ना जो पॉलिसी है क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके क्या कॉस्ट बेनिफिट हो रहे हैं, क्या एफिशिएंसी में बेनिफिट हो रहा है, हम क्या करेंगे, R&D को कंसिडर करेंगे, राइट। फिर एक बार अपन ने ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार अपन उनको देख लेते हैं। अपन क्या देखेंगे, जो एंसिलरी रिसोर्सेज है, राइट, जैसे कि फाइनेंशियल या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। अब अपन बात आ जाते हैं चेन पे। तो सबसे पहले चेन में क्या होगा, रॉ मटेरियल का एक्विजिशन, सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल का एक्विजिशन, राइट। तो सबसे पहले बोल देते हैं कि रॉ मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है, राइट, क्या हम सही क्वांटिटी में, सही रेट में और सही क्वालिटी में परचेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल के रिलेटेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एडिक्वेट है या नहीं है, क्या वो एज पर पॉलिसी सारा एक्विजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर रॉ मटेरियल की क्या देखेंगे, मेंटेनेंस बोल दें या फिर अपन बोल देते हैं उसकी हैंडलिंग, क्या बोल देते हैं, उसकी हैंडलिंग, राइट, क्या उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मतलब उसका प्रॉपर स्टोरेज, राइट, उसका प्रॉपर ट्रांसफर वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर। एक बार हैंडलिंग देख ली तो फिर हम क्या क्या देखेंगे, फिनिश गुड्स का भी देखेंगे, वेस्टेज वगैरह को भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि ये सारा जो काम है क्या वो कॉस्ट इफेक्टिवली अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। देखिए क्या क्या दिया है, देखिए कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट involve assessing overall efficiency and effectiveness of the public enterprise. This is done by reference to certain predetermined standard, objective, or criteria. The starting point of comprehensive audit is the preparation of an audit program based on the study of decision relating to setting up of organization का objective क्या है, right, कैपिटल वगैरह को लेके, उनके बजट्स वगैरह को लेके, राइट, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इनिशियली ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। देखिए सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, राइट, उसके फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिटेल्स या फिर कैपिटल या फिर जो बजट्स वगैरह है या फिर जो अदर एलिमेंट अवेलेबल पेपर्स है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को नॉर्मली डेवलप करते हैं। फिर देखिए सम ऑफ द ब्रॉड एरियाज आर लिस्टेड बिलो। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन शुरू करते हैं तो शुरू करेंगे अपन कहाँ से, प्रोजेक्ट प्लानिंग से, राइट। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे अपन, प्रोजेक्ट प्लानिंग से। प्रोजेक्ट पे दो चीजें दी हुई है, राइट, प्रोजेक्ट पे दो चीजें दी हुई है। फिर अपन ने क्या गए थे, प्रोजेक्ट से अपन आ गए थे कैपिटल पे। तो देखिए हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, राइट, वर देयर एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज, और इफ सो व्हाट आर दिस, वेदर दिस एविडेंस ऑफ एनी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, राइट। फिर अपन कैपिटल के साथ अपन ने क्या देखा था, रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल के साथ अपन ने क्या देखा था, रेट ऑफ रिटर्न। देखिए हैज द प्लान रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव्ड, राइट। फिर अपन ने कहाँ पे आ गए थे, प्रोडक्शन प्लान पे आ गए थे, कहाँ पे आ गए थे, प्रोडक्शन प्लान पे। देखिए have the planned production operational output have been achieved, whether there has been any underutilization of installed capacity or shortfall in the performance, and if so what has caused it। फिर प्रोडक्शन के बाद अपन ने कहाँ आ गए थे, अपन ने एक तो देखा था R&D वाला देखा था, और एक अपन ने देखा था एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फिर अपन देखा था जो डिजायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो क्या कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली अचीव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली अचीव होना चाहिए। फिर अपन ने क्या देखा था, परचेज पॉलिसी देखी थी, और जो रॉ मटेरियल है उसकी अपन ने हैंडलिंग देखी थी, जैसे कि कॉस्ट कंट्रोल मेजर आर एडिक्वेट और नॉट। तो इसमें जो जितने पॉइंट्स दिए अपन ने क्या किए थे, सारी पॉइंट्स को कंसिडर कवर कर लिए थे।
अगर आपको रटना नहीं हो तो अपन आप उस तरीके से चेन में भी चलोगे, राइट। आपको अगर आप ये पॉइंट ऊपर नीचे भी लिखोगे, अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे भी लिखोगे तब भी चलेगा, इंस्टीट्यूट कोई नंबर काटने वाली नहीं है, पर आप याद रखना कि आप पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। ऑडिट में मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑडिट हमेशा एक चेन में चलती है। अगर आप उसको उसी चेन में चलाओगे तो आप ऑडिट आपको इजीली आपको याद रहेगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the principles involved regarding the propriety audit in the case of public sector undertakings? देखिए सबसे बेसिक अपन ने जो नॉर्मल इसकी जो टैगलाइन जो अपन ने जो समझी थी इन रिलेशन टू प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, राइट। हम उसमें बेसिकली क्या देखते हैं, क्या मैनेजमेंट ने सेम लेवल ऑफ डिलीजेंस अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर वो पैसा उनका खुद का होता, उस पैसे में मैनेजमेंट जो डिलीजेंस अप्लाई करता, क्या मैनेजमेंट ने सेम डिलीजेंस अप्लाई किया है या नहीं किया है। प्रोप्राइटी ऑडिट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो चीज देखते हैं, राइट। अगर ये पैसा आपका खुद का होता, उस केस में आप जो डिसीजन लेते, क्या वही तरीके से आपने डिसीजन यहाँ पे लिया है या नहीं लिए, हम क्या देखते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट में, ये देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, क्या आपने जो है ना कॉमनली एक्सेप्ट जो कस्टम्स वगैरह होते हैं, जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स होते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या आपने उसके बेसिस पे काम किया है या नहीं किया है, क्या आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है या नहीं किया है, राइट। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली है ना लॉ एंड रेगुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है या फिर आपकी जो पॉलिसी की क्या रिक्वायरमेंट है, हम वो नहीं देखते। हो सकता है कोई एक्सपेंडिचर या फिर कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है एज पर लॉ एंड रेगुलेशन हो, या फिर हो सकता है एज पर आपकी पॉलिसी हो, पर वो उसके बाद भी वो क्या हो सकता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली प्रोपर्टी ऑडिट में हम क्या देखते थे, बेसिकली हम क्या देखते थे, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या वो ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड था या नहीं था, क्या वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वगैरह तो नहीं था, राइट। अब ये हम इसने हमको पूछा क्या है, तो इसने पूछा कि प्रिंसिपल्स, एक तो प्रिंसिपल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ड्यू डिलीजेंस वाला। दूसरा हम क्या देखते हैं, आपके जो डिसीजंस है वो आपके खुद के पर्सनली बेनिफिट के लिए नहीं होने चाहिए, आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए वो डिसीजंस नहीं होने चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बेनिफिट के लिए नहीं होने चाहिए, राइट। साथ में आपको जो रेम्यूनरेशन आपको मिलना चाहिए फॉर योर पोजीशन, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलना चाहिए, राइट। आपके डिसीजन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपको रेम्यूनरेशन के अलावा आपको क्या मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है। मतलब मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, ब्रिज वगैरह, अब वहाँ के डिसीजन कैसे हैं, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना है और वो क्या बोल रहे हैं कि ब्रिज के अलावा अगर आपको ब्रिज का चाहिए तो मुझे आप हमको क्या करिए, कुछ पैसे वैसे दीजिए, राइट। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे, राइट। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या बोलता है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स या फिर कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, राइट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स एंड एविडेंस, द एम्फेसिस ऑन सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन with the consideration of the financial prudence, public interest, prevention of a wasteful expenditure. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, ऑडिट अगेंस्ट प्रॉपर्टी seeks to ensure that expenditure conforms to these principles which have been stated as follows. Expenditure is not prima facie more than the occasion demands, and that every official exercise the same degree of vigilance in respect of expenditure as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money. The authority exercises its power of sanctioning expenditure to pass an order which will not directly or indirectly accrue to its own advantage. आप अपने खुद के एडवांटेज के लिए डिसीजन नहीं लोगे, आपको पब्लिक इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए आपको क्या करना है, डिसीजन लेने हैं, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेम्यूनरेशन और रिवार्ड, नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन to indirectly benefit the management, personnel, employee or others, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PS and associate a statutory auditor of a CG owned company for a particular year. The statutory auditor were required to examine following area mandatorily, provide the specific reply
and also the impact on the financial statement for that particular year in their audit report. देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं और उसमें सीएनएजी ने क्या किया है, उनको कोई पर्टिकुलर एरिया एग्जामिन करने का बोला है और कुछ उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दिए हैं। साथ में उनको बताना है कि उस पर क्या एक्शन लिए थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट था, राइट। अब अपन को एरिया बता रहे हैं, पर देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कैन यू गॉज लाइकली नेचर ऑफ सच रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रस्ट अपॉन ऑडिटर ऑफ अबव पीएसयू। ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको बताना है नेचर ऑफ सच रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज थ्रस्ट अपॉन द ऑडिटर ऑफ अबव पीएसयू। मतलब अपन ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी ना कि आपको किस तरीके से है ना अकाउंट्स की ऑडिट करनी है, या फिर जो स्पेशल डायरेक्शन वगैरह दिए थे, राइट, जिसपे ऑडिटर को क्या करना था, रिपोर्ट करनी थी, साथ में बताना था क्या एक्शन लिए गए या फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट था, राइट। तो ये जो बताना है, ये बताना नेचर ऑफ सच रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखना सीएनडीजी का अपन ने पावर्स देखे थे, राइट। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वो क्या करता था, सीएनडीजी को राइट देता था, राइट, किसके रिगार्डिंग, वो बताता था ऑडिटर को इन द मैनर इन विच ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी नीड टू बी कंडक्टेड। साथ में वो कोई स्पेशल डायरेक्शन दे सकता था जिसपे भी ऑडिटर को क्या करना था, रिपोर्ट देना होता है, जिसपे भी ऑडिटर को क्या करना था, रिपोर्ट करना होता था कि उस पर क्या एक्शन लिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट वगैरह है, राइट। सीएनडीजी क्या करता था, उस पर कमेंट भी दे सकता था, बराबर। तो ये कौन डील करता है, सेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 143। देखिए अबव एरिया फॉर विच स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पीएसयू वर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन report and indicate the impact of these matters in financial statement likely to relate to direction issued by CNAG to statutory auditor under section 143 of Company Act 2013. The CNAG has the power to direct the auditor the manner in which account of company are required to be audited, and auditor shall submit audit report which among other things include the directions if any issued by CNAG and the action taken thereupon and its impact on the accounts and financial statement of the company, राइट। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलमानी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड बाय सीएनएजी फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ अ शुगर इंडस्ट्री। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय कलमानी एंड कंपनी व्हाइल प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ अ शुगर इंडस्ट्री। देखिए प्लानिंग करते वक्त, तो देखिए प्लानिंग करते वक्त मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो कंपनी है हमको क्या करना है, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके एनवायरनमेंट की। दूसरा हम क्या करेंगे, उस पर जो लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है वो, साथ में उसका जो ऑब्जेक्टिव है और उसके जो यूजर्स की जो नीड्स है, अपन क्या करेंगे, सबसे प्लानिंग में उन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, उन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल एस्टेब्लिश किए हैं हम क्या करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एक बार इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अपन ने ली, अब अपन क्या करेंगे, जो क्राइटेरिया है, राइट, उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, ऑडिट क्राइटेरिया अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे। इसके बेसिस में हम क्या करेंगे, ऑडिट क्राइटेरिया सेट करेंगे, जिसके आगे हमको क्या करना है, चीज़ों को इवेल्युएट करना है, राइट। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको एविडेंस चाहिए, हमको क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो मैं अपन क्या करेंगे, सोर्स देखेंगे जहाँ से अपन को रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, राइट। फिर हम क्या देखेंगे, अगर कंपनी ने क्या किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वगैरह लिया है, या फिर कंपनी में क्या है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, तो उसको किस तरीके से कंसिडर करना है, हम क्या करेंगे, उस फैक्ट को भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कौन सा, इंटरनल ऑडिटर या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले को, राइट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले को भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, राइट। साथ में हमको क्या एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है इन ऑर्डर टू टाइमली कंप्लीट द ऑडिट, हम उस फैक्टर को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे, आप देखोगे नीड्स ऑफ द यूजर्स, फिर आप देखोगे लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट। अपन ने एक और चीज एक्स्ट्रा देखी थी, ऑब्जेक्टिव, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, आप कंट्रोल्स देखोगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, क्राइटेरिया डिसाइड करोगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट केस है। देखिए क्या है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स
and recommendation from previous audit that could affect the current audit objective। देखिए अपन ने क्या बोला था, जो पीएसए की ऑडिट होती है हम उसमें सिर्फ लूपहोल्स नहीं निकालते हैं, हम उनको सजेशन देते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने है ना जो प्रोग्राम है उसको और बेटर कर सकते हो, उसको और इफेक्टिव कर सकते हो। हम कुछ एक्शन प्लान वगैरह भी क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, राइट, उन एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। हम पीएसए की ऑडिट में उन चीजों को भी कंसिडर करते हैं। फिर ये बोला है सोर्स ऑफ डेटा that could be used as audit evidence, considering validity and reliability, work of other auditor, providing sufficient staff and other resources to do audit, and preparing a written audit plan, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन कैरिंग आउट efficiency audit of public sector undertaking, what important aspects are required to be looked into to assess the efficiency? देखिए एक मिनट आप सोचिए। तो देखिए एफिशिएंसी ऑडिट बेसिकली होता क्या है, अपन ने क्या बोला था, रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एफिशिएंसी ऑडिट क्या देखती है, एट अ गिवन इनपुट आउटपुट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम आउटपुट पे अपन को क्या करना है, इनपुट को क्या करना है, कम से कम करना है, इनपुट को अपन को क्या करना है, कम से कम करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट को बनने में क्या लगता है, 1 घंटा लगता है, कोई एक प्रोडक्ट को बनने में क्या लगता है, 1 घंटा लगता है। तो अपन को देखना है कि ये जो रेशियो है ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये रेशियो और बेटर होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट को बनने में 60 मिनट लगते हैं या फिर 1 आवर लगता है, क्या उस ना प्रोडक्ट को बनने में क्या 58 मिनट, क्या 57 मिनट में क्या वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता है। एट द गिवन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट। ये क्या होता है, एफिशिएंसी ऑडिट होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी ऑडिट, बराबर। तो इसमें अगर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी देखेंगे, क्या वो एडिक्वेट है, राइट। उस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, आपको सही क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना है एट लो कॉस्ट विथ गिवन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या आप रॉ मटेरियल की हैंडलिंग सही से कर रहे हो, राइट। क्या आपका प्रोडक्शन प्लान अप्रोप्रिएट है, क्या वो गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट, आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिवली अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। ये इशू हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपकी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है क्या वो साउंड है, जो रिसोर्सेज है क्या वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, क्या उसका एफिशिएंटली यूज हो रहा है, जो आपके जो एंशियरी रिसोर्सेज है जैसे ह्यूमन रिसोर्स या फिर अदर रिसोर्स, क्या वो उसका एफिशिएंटली यूज हो रहा है। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और डिलीवरिंग द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द टाइमली मैनर। ध्यान रखना एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हम उस फैक्टर को भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट आउट ऑन इश्यू एड्रेस इन परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पीएसयू। एक तो अपन ने अभी ऑलरेडी देख लिया, कौन सा देखा अपन ने, एफिशिएंसी वाला, राइट। 2 कौन से और बाकी थे, सबसे पहले अपन ने क्या बोला था, सबसे मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इफेक्टिवनेस पे। सबसे मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इफेक्टिवनेस पे। क्या जो डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ है, राइट। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव दैट इज बीइंग अचीव बाय द गिवन प्रोग्राम। साथ में हम देखते हैं अल्टरनेट पॉलिसीज वगैरह को भी हम देखते हैं क्या उन्होंने कंसीडर किया था, राइट। ये सारी चीजें देखते हैं इन रिलेशन टू द इफेक्टिवनेस। इकोनॉमिकली में हम क्या देखते हैं कि जो डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा डिजायर्ड लेवल है वो क्या होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट पे क्या होना चाहिए, वो डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए विद नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, राइट। क्वालिटी में किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। क्वालिटी को कंसीडर करते हुए आपको कम से कम कॉस्ट में क्या करना है, डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट आपको क्या करना है, अचीव करना है। उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या बोला है, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, किसका, परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम और एक्टिविटी, राइट। क्यों करना है, इन ऑर्डर फॉर TCWG टू टेक
corrective actions, to discharge their public accountability, to take corrective actions, right? देखिए क्या बोलता है, it is the objective and systematic examination of evidence for the purpose of providing independent assessment, किस चीज का, performance of government organization, program of activity, किस लिए, in order to help TCWG in proper accountability, decision making and taking corrective actions, improve public accountability, decision making and corrective actions। किन किन चीजों को हम इशू को कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स यूज फॉर एन एक्टिविटी, किस किस चीज को कंसिडर करना है, हैविंग रिगार्ड टू एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एट द बेस्ट प्राइस। सिर्फ आपको कॉस्ट को कम नहीं करनी, आपको कॉस्ट को कम करनी है, पर साथ में ध्यान रखना क्वालिटी को मेंटेन आपको रखनी, क्वालिटी को मेंटेन रखनी, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। Whether the resources have been used economically, acquired in due time, in appropriate quantity, quality at the best price, right? मतलब इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कटिंग नहीं, आपको बेस्ट प्राइस पे आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को लेना है, राइट? आपको अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, इकोनॉमिकली यूज करना है। एफिशिएंसी अभी अपन ने ऊपर देखा, वापस वही चीज रिपीट है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, राइट? इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इफेक्टिवनेस जरूरी। इफेक्टिवनेस का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव था आपके, जो प्रोग्राम, आपकी एक्टिविटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। रिलेशन बिटवीन द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव था बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करना, राइट? तो उस हमारा इंटेंडेड इम्पैक्ट क्या था, हमको था कि हमको बाय द एंड ऑफ 2025 हमको 30% ऑफ क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना है। इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या एक्चुअली है ना, वो कितना डेवलप हुआ है, राइट? उसको भी क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। देखिए डिटरमाइन एग्जामिनिंग इफेक्टिवनेस विल कवर द फॉलोइंग, द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम अचीव डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, assess the effectiveness of the program, determine whether management has considered alternate for carrying out program that might yield a desired result more effectively at a lower cost। उसके कंट्रोल्स हम देखेंगे, assess the adequacy of management control system for measuring, monitoring and reporting program effectiveness, ensure compliance with the law and regulation applicable to the program, right? बड़ा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You have been appointed as auditor of AKY Limited after having determined audit objective. Now you have been requested to draft the audit criteria. What are the sources that you will use while doing the task? कहाँ से हमको ऑडिट क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि हम ऑडिट क्राइटेरिया कैसे सेट करेंगे। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, अदर रिसर्च पेपर्स या फिर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर जो सिमिलर इंडस्ट्री जो ऑडिट क्राइटेरिया यूज कर रही है, हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, ऑडिट क्राइटेरिया को सेट करेंगे, राइट? ये देखिए अगेन वही चीज रिपीटेड है, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका काफ़ी सारा पीएसयू इसके साथ रिवाइज भी हो जाएगा, आपका काफ़ी सारा पीएसयू इसके साथ रिवाइज भी हो जाएगा। इसके बाद आप वापस पीएसयू रिवाइज करोगे तो आधे घंटे में आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखिए CNAG अपॉइंटेड साहा एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ हर्बल लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फर्म कंडक्टेड द ऑडिट with a view to check that all expenses of the unit are in conformity with the public interest and publicly accepted custom. The audit report submitted by audit firm was rejected by CNAG. Give your opinion on the report of a CNAG. देखिए अगेन रिपीटेड है, हुआ क्या, CNAG ने बोला परफॉर्मेंस ऑडिट करनी। CNAG ने क्या बोला, आपको क्या करनी है, परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है। जो कि यहाँ पे साहन एसोसिएट ने क्या करी है, प्रॉपर्टी ऑडिट करी है। साहन एसोसिएट ने क्या करी है, प्रॉपर्टी ऑडिट करी है। उन्होंने क्या किया है, एक्सपेंस को चेक किया है विद द पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिकली एक्सेप्टेड कस्टम्स। ये कौन बोलता है, प्रॉपर्टी ऑडिटर। तो आपको जो CNAG ने जो रिपोर्ट रिजेक्ट करी है, वो उनका जो कंटेंशन है वो सही है, उनका ओपिनियन सही है कि रिपोर्ट सही नहीं है। CNAG ने क्या बोला था, परफॉर्मेंस ऑडिट करने का बोला था। परफॉर्मेंस ऑडिट का तो देखिए आपको आंसर क्या फ्रेम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्ट ऑफ द केस बताने हैं,
फिर आपको बताना है परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है, सबसे पहले फिर आपको बताना है परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है, फिर आपको बताना है साहन एसोसिएट ने क्या किया, साहन एसोसिएट को बताना, फिर बताना ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑडिट है जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑफ द सीएनएजी, राइट, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी सीएनएजी की। फिर आपको 2-4 लाइन और लिखनी है परफॉर्मेंस ऑडिट के। परफॉर्मेंस ऑडिट में हम बेसिकली क्या है ना, एड्रेस इश्यू करते हैं इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्या एड्रेस इश्यू करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे जो साइन एसोसिएशन ने किया है वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं किया, वो ना परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं थी, प्रॉपर्टी ऑडिट थी, इसलिए जो सीएनएजी ने किया है, जो रिपोर्ट रिजेक्शन करी है वो क्या है, सही है, राइट। देखिए सबसे पहले क्या बताया है, फैक्ट ऑफ द केस बताएं, फिर बताया जो साइन एसोसिएट ने किया है वो क्या क्या है, आप यहाँ पे और लिख देना कि वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑडिट है, वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑडिट है, वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑडिट है, राइट, ये आपको साथ में लिख देना है। फिर ये परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग बता रहे हैं, ये आप चाहो तो एक बार लिख देना, अगेन रिपीटेड है, कुछ ईजी सा है, ये तो आंसर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये 2 पैराग्राफ लिख देना। ये अगेन इसमें रिपीट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ये वाला पैराग्राफ लिख देना, ये भी एज इट इज रिपीट है, उसी को और एक्सप्लेन किया पर लिख देना, इसकी 2 लाइन लिख लेना और लास्ट में ये कंक्लूजन अच्छे से लिख लेना। तो पहला पैराग्राफ अच्छे से लिखना, दूसरा पैराग्राफ अच्छे से लिखना, राइट, कंक्लूजन अच्छे से लिखना, 3 पैराग्राफ हो गए, एक पैराग्राफ और आप लिख देना ये वाला, द रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट इशूड बाय सीएनएजी outline that the responsibility for developing measurable objective performance indicator measurement system rest with the government, right, rest with the government department or heads of entity, ये यहां तक लिख देना, राइट। और the objective of performance audit encompasses promoting accountability by the aiding government and oversight body in enhancing performance and fostering transparency by providing insight into the management and the outcomes of the diverse government activity, ये भी है ना, इतना लिख देना, राइट, इससे बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पहला क्लियरली बताना फैक्ट ऑफ द केस क्या है, फिर बताना ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑडिट है जो कि एज पर परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है, फिर आप क्या करना, परफॉर्मेंस ऑडिट बताना, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है, फिर आप क्लियरली बताना कि परफॉर्मेंस ऑडिट में हम क्या एलिमेंट इश्यू ना एड्रेस करते हैं, फिर आप क्या करना, एक पैराग्राफ ये दे देना और लास्ट में क्या कर देना, कंक्लूजन दे देना, इतना मोर देना इनफ होगा, क्योंकि पीएससी का क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा का आएगा नहीं, 4 नंबर में 4 पैराग्राफ मोर देन इनफ होते हैं। बस 3 पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिखना, पहला प्रॉपर्टी ऑडिट वाला फैक्ट ऑफ द केस बताना, फिर बताना वो क्या थी, प्रॉपर्टी ऑडिट थी, दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट का अच्छे से बताना, फिर उसमें बताना कौन कौन से इश्यू को एड्रेस किया जाता है, लास्ट में कंक्लूजन अच्छे से देना, ये 3 पैराग्राफ बहुत अच्छे से देना, राइट। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, अभी जो ऊपर दिखा ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इन कनेक्शन विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ये सही करना थोड़ा सा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राइट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू असर्टेन वेदर द, एक से लास्ट का क्वेश्चन की लास्ट की लाइन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट इज दिस, प्रिपेयर टू सैंपल ऑब्जर्वेशन विच कुड बी पार्ट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले पूछा कि ऑडिट ये किस टाइप की ऑडिट है, फिर आपको कोई सैंपल ऑब्जर्वेशन देने हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपन कोई भी सैंपल ऑब्जर्वेशन ले यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो सैंपल ऑब्जर्वेशन दे रही है आपको वही 2 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। अगर आप वो 2 पॉइंट अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो शॉर्ट आपको पूरे नंबर मिलेंगे, शॉर्ट आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा कोई ऑब्जर्वेशन है तो डिपेंड करेगा जो चेक कर रहा है, राइट, हो सकता है आप सही हो फिर भी वो क्या करेगा उस चेकर पे डिपेंड करेगा।
उस चेकर के लिए काम इजी रखने के लिए आप क्या करना, जो सैंपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इंस्टीट्यूट दे रही है वही सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या करना है, हमको दे रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इन कनेक्शन विद द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज टू ascertain whether the total cost of providing electricity is being recovered by timely submission to the state electricity regulatory commission। ओके, पहला तो जो भी जो कॉस्ट लग रही है क्या आप उसको रिकवर कर रहे हो कंज्यूमर से, उसको टाइमली क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो टू रेगुलेटरी कमीशन, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, टैरिफ ऑर्डर, सेल्स सर्कुलर या फिर सेल्स इंस्ट्रक्शन वर इश्यूड टाइमली विदाउट एनी एम्बिग्विटी, दे वर इम्प्लीमेंटेड इन अ टाइम। मान लीजिए कोई टैरिफ जो रेगुलेटरी कमीशन है, मान लीजिए वो कोई टैरिफ ऑर्डर इशू कर रहा है, राइट, वो मान लीजिए कोई नया टैरिफ ऑर्डर इशू कर रहा है, तो क्या उसका टाइमली बेसिस पे है ना, उसका कम्युनिकेशन क्या उसका टाइमली बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन वाज मैनेज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल वर एफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर कोई एक या दो ऑब्जेक्टिव, राइट, पर्टिकुलर कोई एक या दो ऑब्जेक्टिव क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, साथ में उनको किस बेसिस पे इवेल्युएट किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये एलिमेंट हम कहाँ कंसीडर करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट में। कहाँ करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट में। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है, कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव को कंसीडर किया जाता है विथ इश्यू रिगार्डिंग इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जो स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, राइट, सबसे पहले क्या देखा जा रहा है, उसका रेवेन्यू देखा जा रहा है, राइट। क्या देखा जा रहा है, रेवेन्यू देखा जा रहा है। क्या रेवेन्यू को पर्टिकुलर एड्रेस किया जा रहा है, रेवेन्यू का प्रॉपर कलेक्शन, राइट, रेवेन्यू के रिलेटेड प्रॉपर जो टैरिफ ऑर्डर है, राइट, रेवेन्यू के रिलेटेड जो प्रॉपर टैरिफ ऑर्डर है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, राइट। जो बिलिंग वगैरह है, राइट, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो एफिशिएंट है, बराबर। जो कंट्रोल है क्या वो एफिशिएंट है। तो ये सब किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट। किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की तरफ। देखिए परफॉर्मेंस ऑडिट, अभी हमको दो सैंपल ऑब्जर्वेशन बता रहा है, ये दो सैंपल ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। तो देखिए क्या पहला क्या बोल रहा है, नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव और बर्न मीटर। ओके, जब ऑडिट टीम ने जब ऑडिट करी होगी तो जब उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा तो उनको पता चला होगा जो मीटर है वो क्या है, डिफेक्टिव हो गए। मीटर क्या हो गए हैं, डिफेक्टिव हो गए, और उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। अगर उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, रेवेन्यू लॉसेस टू द गवर्नमेंट, राइट। अगर मीटर डिफेक्टिव है तो जो बिलिंग होगी वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी, जो यूनिट का कैलकुलेशन होगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इस तरीके से क्या होगा, रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑब्जर्वेशन दिया है इन्होंने, द लार्ज नंबर ऑफ मीटर मच इन एक्सेस ऑफ द परमिटेड लिमिट ऑफ 1% ऑफ द टोटल मीटर वर डिफेक्टिव। ओके, तो जो लॉ एंड रेगुलेशन है वहाँ पे 1% तक परमिट किया होगा, 1% तक अगर डिफेक्टिव है तो एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर 1% से ज्यादा अगर क्या है डिफेक्टिव है तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लेसमेंट करना है। देखिए 1% का क्यों दिया एग्जाम्पल, मान लीजिए 10 लाख है ना मीटर लगाए हुए हैं, तो कोई एक मीटर खराब हो गया तो बार बार तो जा नहीं सकते ना। पर मान लीजिए 100 मीटर खराब हो गया तो वो क्या कहते हैं, एक साथ 100 मीटर लेके जाते हैं, उनको सही करते हैं। पर मान लीजिए है ना 10,000 खराब हो गए, मान लीजिए 10,000 खराब हो गए तो वो अभी तक सही नहीं करे, तो वो क्या है, एक रिपोर्टेबल है ना मैटर हो जाता है। एंड सच डिफेक्टिव मीटर वाज नॉट रिप्लेस्ड एंड द रिप्लेसमेंट वाज नॉट कंप्लीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 month। This resulted in billing on average basis for a continuous period of several months. This could result in losses as well as administrative hassles and dispute with the customers. अब देखिए इससे क्या होगा, अगर जो मीटर जो डिफेक्टिव है अगर उसका रिप्लेस नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एक तो कंज्यूमर के साथ क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, या फिर मैनेजमेंट में क्या हो सकती है, ये कि हैसल क्रिएट कर सकती है, राइट। देखिए अगर आपको 100 अगर मीटर लगाने हैं तो फिर भी वो क्या हो सकता है। अब है ना ऑर्डर है कि एक साथ आपको क्या करना है, 10,000 मीटर लगाना है, तो क्या होगा, मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा क्या बोल रहा है, अंडर चार्जिंग ऑफ मीटर रेंट। ठीक है, एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेज कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चार्ज मीटर रेंट of ₹30 per month for a single phase meter, 40 per month for 3 phase meter. It was observed that the company had short charge meter rent of a 60 lakh rupees 60 lakh from 3 lakh consumer in 5 lakh bill during the period. ओके, देखिए क्या बोल रहा है, मीटर जो अपन लगाते हैं उसका क्या लगता है, मंथली चार्ज लगता है, उसका क्या लगता है, मंथली चार्ज लगता है। तो क्या सिंगल फेज का था उसमें क्या थे, जो शेड्यूल में क्या था ₹30 चार्ज करना था, और जो
थ्री फेज वाला जो मीटर है वहाँ पे क्या थे, ₹40 चार्ज करने थे, जो क्या था गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है इनकरेक्टली चार्ज किया, जिससे कि ₹60 लाख का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एक उन्होंने क्या किया है, इस चीज को रिपोर्ट किया है। एक और चीज क्या रिपोर्ट हो सकती है, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने कोई नया सर्कुलर निकाला है इन रिलेशन टू टैरिफ, राइट, इन रिलेशन टू टैरिफ, जो उनको क्या करना है, विद इन 2 मंथ्स क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अगर विद इन 2 मंथ्स उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, विद इन 2 मंथ्स अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो भी क्या होगा, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप ये ऑब्जर्वेशन मत लिखना, जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंस्टीट्यूट दे रही है वही ऑब्जर्वेशन आप लिखना, प्लीज ट्राई यही करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BM Limited, a company wholly owned by CG, was disinvested during the previous year, resulting in 45% of the shares being held by public। तो अभी CG के पास कितना है, 55%। अभी भी CG के पास कितना है, 55%, मतलब अभी भी ये क्या है, PSU, अभी भी ये क्या है, PSU। The shares were also listed on the BSE. Since the shares were listed, all the listing requirements were applicable, including publication of quarterly result, submission of information to the BSE, etc. Gautam, the finance manager of company, is of the opinion that now the company is subject to stringent control by BSE and the market. Therefore, the auditing requirement of the limited company in private sector under the Company Act 2013 would be applicable to company, and the CNDG will not have any role to play. ओके, कंप्लीटली इनकरेक्ट है। यह जो फाइनेंस मैनेजर है इनका ओपिनियन बिल्कुल गलत है, गौतम जी का ओपिनियन बिल्कुल गलत है। ये कुछ मैटर नहीं करता कि वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और नॉट, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की होल्डिंग देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की होल्डिंग्स देखते हैं। अगर वो 51% या उससे ज्यादा है, अगर वो 51% या उससे ज्यादा है तो उसकी ऑडिट कौन करेगा, CNDG करेगा। कौन करेगा, CNDG करेगा। देखिए, गौतम ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, as VM Limited is a government company. Listing of company shares on a stock exchange is irrelevant for this purpose, right? चलिए, थैंक यू। इसी के साथ अपना PSU ऑडिट होता है कंप्लीट। राधे राधे।